तो वी वर स्टडिंग लास्ट कि भाई क्या प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है और एडवांटेजेस क्या होंगे चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट पे पहुंच गए थे, दैट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। अब भाई अगर गवर्नमेंटल इंटरप्राइज है तो ऑब्वियस सी बात है, नेताजी जब डिसाइड करेंगे तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। एंड नेताजी तो 4-5 साल के बाद निकल लेंगे। तो अगेन कोई प्रोजेक्ट है तो वो अगर टंगा है तो टंगा ही रह जाएगा। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी। देयर वॉज नो काइंड ऑफ ऑटोनॉमी। और जब गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चों ऑटोनॉमी की बात आती है तो मेरे को याद आती है सुब्रत राय सहारा जी की। उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी जो रेलवे मिनिस्टर थे किस जमाने में, उनसे बोला था कि आप हमको रेलवेज दे दीजिए और जो भी आपकी कॉस्ट है 20% ऐड करके हम आपको पे बैक कर देंगे। कि भाई आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है बट प्रॉफिट है आपका। असल में चोर आपका टीटी है, वो पैसे अपनी जेब में रख लेता है। सो आप अपने टीटी को टिकट कलेक्टिंग एजेंट जो होता है, मतलब जो ट्रेन में टिकट चेक करता है, उसको ऑटोनॉमी दे दीजिए कि जितना WT विदाउट टिकट लोगों का चालान काटेगा उस हिसाब से हम उसका रेम्यूनरेशन फिक्स कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंगली वील गिव देम प्रमोशन। तो लालू प्रसाद यादव जी ने इस काम को अप्लाई किया। टीटी लोग ने घूस लेनी बंद कर दी। लोगों को भी समझ में आ गया कि टीटी अंकल अब 50 रुपए में बात नहीं मानेंगे, तो रेलवे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ गया। और जो टिकट में लिखते हैं ना, इंडियन रेलवे रिकवर्स ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट, ये सबसे बड़ा झूठ है चिल्ड्रन, सबसे बड़ा झूठ। रेलवे सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल दुकान है भारत सरकार की। हैड इट नॉट बीन प्रॉफिटेबल, किसी अडानी या अंबानी ने उसको आज टेक ओवर कर लिया होता। धीरे धीरे सारी ट्रेनें खत्म हो जाएंगी और इंडिया में सिर्फ एक ट्रेन चलेगी। क्या नाम होगा उसका? वंदे भारत। 3 गुना 4 गुना किराया मिलता है उस ट्रेन से और धीरे धीरे लोगों को खर्च करने की आदत पड़ जाएगी। गॉट इट क्लियर? लॉन्ग जर्नी अभी स्लीपर कोच आ भी जाएगा, आप जाइए लेट गया खड़े होके डांस करके जाइए। जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। गॉट इट? और लोग पहले लेते थे डिस्काउंट सीनियर सिटीजन, कोविड के बाद से सीनियर सिटीजन डिस्काउंट खत्म हो चुका है पूरी तरह से। गॉट इट क्लियर? तो जब वो सर्विस रहेगी नहीं, आप जानबूझ के ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट नोज की भाई 96% इंडियंस तो टैक्स देते ही नहीं है। कम से कम वंदे भारत से ट्रैवल करेंगे, 1,000 की टिकट का 1,700 रुपए उनसे ले लेंगे, तो वही गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, सो डिलेड डिसीजन मेकिंग इज ऑफन इक्विवेलेंट टू मेकिंग नो डिसीजन एट ऑल। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा भाई? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मैनेजमेंट वुड बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो प्राइवेट सेक्टर सो कॉल्ड जितना ज्यादा एफिशिएंट है, गवर्नमेंट सेक्टर उतना एफिशिएंट प्रैक्टिकली हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनको हर चीज का डिस्क्लोजर करना पड़ता है। प्राइवेट बॉडीज में इतना ज्यादा डिस्क्लोजर है नहीं। तो जो भी थोड़े से कम प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के थे, गवर्नमेंट ने कहा कि डिसीजन मेकिंग की वजह से लॉस में जाते हैं। भाई कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली, जब तक गवर्नमेंट ने डिसाइड करके उस अपॉर्चुनिटी को टैप करने की कोशिश की, पता लगा मार्केट में कंपटीशन बदल गया या किसी और के फेवर में चला गया, तो गवर्नमेंट चाहते हुए भी वहां पे बिजनेस कर ही नहीं पाई। रिडक्शन इन बर्डन ऑन पब्लिक एक्सचेकर। पब्लिक एक्सचेकर का मतलब हो गया स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो बर्डन है चिल्ड्रन। सो हेयर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो अपना रेवेन्यू बढ़िया तरीके से निकाल रहे थे उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन हु वर अनेबल टू गेट देयर गुड रेवेन्यू चिल्ड्रन, उनके एक्सपेंसेस तो ऊपर से बढ़ते जा रहे थे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आईएएम का चिल्ड्रन। 10 साल पहले आईएम से एमबीए करने की जो फीस थी दैट वाज हार्डली 2 लाख रुपीज। बट आज जो इंडिया के सो कॉल्ड सबसे पुराने आईएम्स हैं अहमदाबाद एंड ऑल, दे चार्ज समवेयर इन बिटवीन 35 to 40 lakhs। तो पैसे पहले भी लगते थे प्रोफेसर की सैलरी पे, बट अर्लियर इट वॉज प्योर सोशलिस्टिक इन नेचर। गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया कि 2 लाख रुपए में एमबीए आईएम्स में बच्चा पढ़ता है और कहां नौकरी करने चला जाता है? फॉरेन कंट्री। तो हमारा तो रिसोर्स का एडवांटेज मिला ही नहीं, ना उसने हमको वोट दिया और अल्टीमेटली ना वो अर्निंग्स करके हमें टैक्स देगा, तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। और एक एमबीए को तैयार करने में ऑन एन एवरेज जितनी सरकार की कॉस्ट आती है वो पूरी की पूरी लॉस में चली जाती थी। तो गवर्नमेंट ने आईआईटीज और एमबीए फ्रॉम आईएम से फीस बहुत ज्यादा हाई कर दी है। तो भाई जिसके पास पैसे हैं वो पढ़े, नौकरी लगे, हिंदुस्तान के अंदर कमाए, हमें टैक्स दे, नौकरी बाहर लगे बाहर चला जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन दीज पीपल। तो इसलिए इतना गवर्नमेंट ने अपने बर्डन को थोड़ा सा कम कर दिया। सो लॉसेस की वजह से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, सब्सिडी की वजह से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस एक बर्डन था बन गई।
आपने शायद इंडियन ऑयल का एग्जाम्पल सुना होगा। मैंने आपको बताया था कि एलपीजी का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे होता था 600 रुपए का, बट गवर्नमेंट आपके घर में 250 रुपए का उसको बेचती थी। पर सिलेंडर लगभग 300 से 350 रुपए का लॉस। When companies like Bharat Petroleum, Indian Oil said that from where we are going to cover this loss, गवर्नमेंट ने कहा नो प्रॉब्लम, आप बैंक से पैसा बोरो करिए और हम आपका सो कॉल्ड सिक्योरिटी लेते हैं। तो बैंक्स को गवर्नमेंट ने बोला कि इन्हें पैसा लेंड कर दो, इफ दे फेल टू पे वील मेक द पेमेंट डन। ऑब्वियसली बात है, इंडियन ऑयल कहां से पैसा दे पाएगा जब 800 का सामान 350 में, 250 में, 450 में बेचेगा। तो अब वो इतनी ज्यादा बोरोइंग बढ़ गई, उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि एज एट प्रेजेंट अगर गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट ऑफ एलपीजी सिलेंडर 500-600 रुपए जो भी है बेचना भी चाहे तो बेचारी नहीं बेच सकती। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि उतने प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट का इतना ह्यूज लॉस है कि उसको कवर करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कहा अब हमारे पास पैसे नहीं है। तो एज ऑफ नाउ जो 956 रुपीज का एलपीजी सिलेंडर आता है चिल्ड्रन, द कॉस्ट इज सपोज 656 ओनली इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल प्रॉफिट एज वेल। हाउ मच एक्स्ट्रा आर यू पेइंग? ये मान लीजिए 300 रुपए वही है जो आपको किसी जमाने में सिलेंडर सस्ता किया गया था। दैट इज आपका प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट मनी उस बोरोइंग का उन कंपनीज के ऊपर जो बर्डन है। तो गवर्नमेंट चाहे तो आज सिलेंडर दे सकती है, बट पुरानी डेट चुकाने के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है। सर ये कब तक चलेगा? चलेगा अगले 5-10 साल तक। तब तक आपको आदत पड़ जाएगी इतना महंगा सिलेंडर खरीदने की, तब आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। तब तक इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। Got it? तो रियल स्टोरी यही है। और लोग बोलते हैं कांग्रेस के टाइम पे तो गवर्नमेंट 250 रुपए का सिलेंडर बेचती थी, अब क्यों 950 का बेचती है? सिलेंडर उस समय होता था 600 रुपए का, आपको 250 का मिलता था पर सिलेंडर। लॉस लॉस को कवर करने के लिए पैसा बोरो किया, लोन लिया कंपनी ने, अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह तो देनी देनी है, तो कॉस्ट से कम पे सामान बेचोगे तो लॉस होगा ही होगा। उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए जो बोरोइंग की और जो बोरोइंग का इंटरेस्ट लिया, आज वो तब पूरा होगा जब अगेन 650 का सिलेंडर कितने मिलेगा? 950 रुपए में। Greater attention to consumers satisfaction. BSNL children, is it concerned with your satisfaction level? Absolutely. आपके घर में इंटरनेट का सिग्नल आए, बीएसएनएल का ना आए, किसी के कान में जू तक नहीं रेंगती। बट एयरटेल का अगर कनेक्शन आपके यहाँ, जियो का कनेक्शन है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपको लगता होगा शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके कंप्लेंट फाइल होने से पहले ही रिपेयर करने वाला स्टाफ चला आता है। वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं कहाँ पे सिग्नल डाउन जा रहा है, कहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो यू वॉन्ट बी विलिंग टू गिव द कंप्लेंट, आपको पहले ही सर्विस आपकी मिल जाएगी। तो इतनी अच्छी ये कंपनीज हैं। क्यों अच्छी हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने सर्विस नहीं दी, यू विल स्विच ओवर टू समबडी एल्स। बीएसएनएल कहेगा कोई बात नहीं, हमारा तो नाम ही है भूल से ना लेना। अब आपने भूल से ना लेते हुए ले भी लिया हमारा कनेक्शन, तो अब आपको झेलना ही झेलना है। वो गवर्नमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी है। समझ में आ गया? वहां के एम्प्लॉयज भी इसी तरह के हैं कि उनको पता है सर्विस दें ना दें, महीने में तनख्वाह तो मिल ही रही है। एयरटेल के एरिया सुपरवाइजर को पता है इफ 5 कंप्लेंट्स आर लॉन्च्ड इन अ पर्टिकुलर डे, हमारी नौकरी जा सकती है। तो वो अपने स्टाफ को एकदम दुरुस्त रखेगा, भाई चेक करते रहो, नेटवर्क का कहीं पे भी प्रॉब्लम है, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर आपको ठीक ठाक कर देना है। बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं भी आ रहा 4 दिन, कोई नहीं, एयरटेल का नेटवर्क 1 दिन भी गैप हो गया, आप कंप्लेन कर दीजिए, आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। मैंने डिस्कस भी किया अपने 1-2 बिजनेस स्टडीज के कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लेक्चर्स में, चाहे तो आप बिजनेस स्टडीज की मेरी प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को देख लीजिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15th या 16th लास्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा। So private enterprise have to give attention to the interest of the consumers for creating, sustaining their market share. लेंसकार्ट का नाम सुना है चिल्ड्रन? आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं अपने आंख के चश्मे। कुछ गड़बड़ी हो जाए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिए, पर्सन घर पे आ जाएगा। क्या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऐसा करता है? एब्सोल्युटली नॉट। आपने अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई चेकअप कराया, फॉलोअप के लिए वहां से कॉल आ जाएगा, सर आपका फॉलोअप ड्यू हो चुका है। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा कॉल आता है? आप वहां चले भी जाए, डॉक्टर को कॉल करेंगे, डॉक्टर का अच्छा जाना था क्या, चलिए कोई बात निकल आ जाएंगे, और किस्मत रही तो आप जिंदा रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि वहां पे आपको पता है कि सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है। दैट्स वाई इंसान कामचोर हो जाता है, सुपर इनएफिशिएंसी। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू ओपनिंग अप ऑफ न्यू एरियाज। अभी मैं कहीं डेटा पढ़ रहा था कि ऑल इंडिया अराउंड 5600 प्लस जजेस की वैकेंसी हमारे हाई कोर्ट्स में,
एक स्टेट में एक होता है, लोअर कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, खाली पड़ी है चिल्ड्रन। एंड दैट इज द रीजन कि केसेस इतने लिंगर ऑन करते जाते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अगर एम्प्लॉय रिटायर हो गया, क्या नेक्स्ट डे नहीं आ जाता है? नो, साल के एंड में देखेंगे मैन पावर कितनी चाहिए, कितनी शॉर्टेज है, कितने रिटायर हुए, तब जाके न्यूज़पेपर में वील होल्ड एन एडवर्टाइजमेंट, देयर आफ्टर रिटन टेस्ट वुड बी कंडक्टेड एंड ऑल दैट। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है, एम्प्लॉय के रिटायर होने से पहले ही हम नए एम्प्लॉय को सर्च कर लेते हैं, और अगर एक पर्टिकुलर 31 मार्च को एम्प्लॉय रिटायर हुआ, 1 अप्रैल से उसकी जगह दूसरा हायर हो जाएगा। इफ यू वुड हैव बीन स्टडीइंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, इफ अ टीचर रिटायर्स ऑन 31 मार्च, शायद 3 महीने 4 महीने बाद, या हो सकता है 2-4 साल तक कोई टीचर आए ही ना, इन अ प्राइवेट स्कूल इज इट एप्लीकेबल? नो। हमें पता है 31 मार्च 2024 को दीज 4 टीचर्स आर रिटायरिंग, तो उनके लिए इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल दिसंबर जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मार्च मिड तक हम टीचर को एम्प्लॉयमेंट लेटर भी दे देंगे कि भाई 2 अप्रैल से आपको ज्वाइन करना है। उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उनकी सब कुछ, बिकॉज उनको पता है कि अगर टीचर नहीं जाएगा क्लास में तो बच्चे कंप्लेन करेंगे, और बच्चे कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है एडमिशन स्विच टू अदर स्कूल हो जाए। व्हाट इट। सो पब्लिक सेक्टर इंक्रीज भी करता है अपना इन्वेस्टमेंट, और अगर पब्लिक सेक्टर ना हो तो एजुकेशन के साथ साथ किसी भी सेक्टर में चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी ही नहीं। रिवाइवल ऑफ 6 यूनिट, मैं इलाहाबाद का आपको एक एग्जांपल दूंगा। हेयर वी हैव एन एरिया कॉल्ड एज नैनी, जो किसी जमाने में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था नॉर्थ इंडिया का, इलाहाबाद का नहीं, नॉर्थ इंडिया का चल रहा है। आज भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यहाँ पे एक फैक्ट्री है, जहां पे अपने ये कुछ बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स के कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं। व्हाट इट क्लियर। सो बीपीसीएल, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड नाम की कंपनी हुआ करती थी, सालों पहले वो बंद हो गई। कोविड टाइम पे जब ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज आई तो बीपीसीएल को रिवाइव किया गया, और हर महीने ये ठीक ठाक क्वांटिटी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग करके देते थे। देयर आफ्टर डिमांड खत्म हो गई और इस सेंटर को पूरी तरह से फिर से बंद कर दिया गया। देन आईआईटी इंडियन, सॉरी नॉट आईआईटी, आईटीआई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, यहां पे लैंडलाइन फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। लैंडलाइन का जमाना खत्म हो गया, टेलीफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो गई। बट अगर गवर्नमेंट ने एफर्ट किया होता और मोबाइल फोन प्रोग्रामिंग या मोबाइल फोन की असेंबलिंग का प्लांट यहां पे लगा दिया होता, तो शायद यहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता। एज पर 2005 सैलरी गाइडलाइंस, इनके एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही है, जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन वगैरह भी कुछ नहीं मिलती है। और अब पीछे सुनाई पड़ा था कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, दैट हेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर प्लेट्स आर बीइंग डन, जो सोलर पैनल आपके घर में लगते हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी, वो बनाए जाते हैं। तो यही काम अगर बहुत पहले स्टार्ट हो जाता तो वी वुड हैव एक्सपोर्टेड दीज यूनिट्स। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई फाइनेंशियल कलेक्शन होता है? हाँ, होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी कंट्री की। सो अगर इन्हें प्राइवेटाइज करके नोकिया जैसी कंपनी, सैमसंग जैसी कंपनी को बोला जाता, भाई दीज वर सर्टेन एम्प्लॉइज जो लैंडलाइन फोन बनाना जानते हैं, अरे ऑब्वियस सी बात है, जो मोबाइल फोन्स भी होते हैं उनका जो पूरा सर्किट होता है वो डिजाइन होके आता है। फैक्ट्रीज में प्रैक्टिकली क्या होती है, असेंबलिंग होती है। तो अगर इन एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे देते, जापान भेज के, ताइवान भेज के, चाइना भेज के, वो आके यहाँ पे और लोगों को ट्रेन करते। गवर्नमेंट ने, जैसे लास्ट लेक्चर में बात हो रही थी ना कि भाई इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग इतना फेमस क्यों नहीं हुआ, आई टोल्ड 20 से 25 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी प्राइवेट पर्सन की बात नहीं, गवर्नमेंट कैन डू दैट, और पुरानी गवर्नमेंट ने कभी इस अप्रोच को किया ही नहीं। सो प्राइवेटाइजेशन 6 यूनिट का अगर हो जाए, जो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी है, तो प्राइवेट सेक्टर पैसा कमाने के लिए जानता है कि भाई जमीन फ्री की मिल गई, थोड़ा बिल्डिंग बिल्डिंग तो बनाई हुआ है, स्ट्रक्चर, सिर्फ मशीन लाके एम्प्लॉयमेंट देके काम चालू करना है। वेरिएबल कॉस्ट इज मोर, फिक्स्ड कॉस्ट लगभग 0 है, तो प्राइवेट सेक्टर काम भी करेगा उसमें। बट गवर्नमेंट ना खुद काम करना चाहती है ना कराना चाहती है। लिखा पढ़ी ज्यादा से ज्यादा है पब्लिक सेक्टर में, कोई भी गड़बड़ी हो गई तो अल्टीमेटली यहां के लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। इसका मेरे पास एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसको पढ़िएगा जरूर, बहुत मजेदार केस स्टडी है। तो अगर किसी XYZ गवर्नमेंट एजेंसी में लॉस हो गया तो वहां पे क्या किया जाएगा, सबसे पहले पकड़ा जाएगा वहां के एम्प्लॉइज को। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा। ईयर्स अगो यहां पे एक घोटाला हुआ, और ये घोटाला इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चा में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया ऐसा चर्चा में, क्योंकि यहां पे कौन इन्वॉल्व था, मिस्टर कार्ति चिदम्बरम। ये कौन थे सर,
आपने मिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेसी गवर्नमेंट ने, पी चिदम्बरम जी, उनका नाम सुना होगा, उनके बेटे। और सर वो तो कांग्रेस के थे, बीजेपी वाले चाहते तो उनको निपटा देते, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे महान लोग इन्वॉल्व थे जिनकी दोस्ती इनसे बहुत अच्छी थी, तो अगर ये निपटते तो वो भी निपट जाते, और वो निपट जाते तो समस्या बढ़ जाती। तो अल्टीमेटली इसमें से कोई भी नहीं निपटा। पी चिदम्बरम जी भी क्लीन चिट छूट गए, कार्ति चिदम्बरम जी भी छूट गए। निपटे कौन? दैट टाइम मिस्टर रवि वाराणसी जी, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, उनको निपटाया गया। पहली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी एंड सीईओ चित्रा रामाकृष्णा, हु वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एमडी एंड सीईओ थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इनको निपटा दिया गया। इनको नहीं निपटना था, बट जान पूछ के इनको निपटा दिया गया। इनको बोला परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जेल वेल ना हो, और मामला पूरा का पूरा दबा दिया। हजारों करोड़ रुपए का स्कैम था। इंडिया में एक छोटी सी न्यूज, जैसे इतनी बड़ी सी न्यूज़पेपर में 4 इंच बाई 3 इंच के कॉलम में बस न्यूज छाप के खत्म कर दिया गया। बिकॉज अगर ये बहुत आगे मामला जाता तो बहुत ऊपर तक चला जाता, और वहां पे कुछ रूलिंग पार्टी के लोग भी निपट जाते। इसलिए सोचा गया कि भाई अकाउंटेबिलिटी किसी और के ऊपर डाल दी जाए। तो दैट केस स्टडी आई हैव, मैं शेयर करूंगा, पढ़िएगा आप उसको, बहुत बढ़िया केस स्टडी है। द लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। प्राइवेट सेक्टर में कंपेरेटिवली मनी की लॉन्ड्रिंग बहुत कम होती है। आपने बच्चों नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई की सीईओ थी, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, चंदा कोचर, यस। चंदा कोचर जी ने आईसीआईसीआई बैंक में बहुत बड़ा स्कैम किया था, और कुछ स्कैम्स ऐसे भी थे, एक एक बिल का पेमेंट दो दो बार हुआ। 50,000 रुपए का स्टेशनरी का बिल एक बार अप्रैल में पे हो रहा है, एक बार जुलाई में फिर पे हो रहा है। जो भी वहां से लोन लेने आता था, अपने ब्रदर इन लॉ की कंपनी से उसको क्रेडिट रेटिंग करवाती थी उसकी, और टोटल लोन अमाउंट का 3% फीस थी उसकी। तो अगर आपने 100 करोड़ का लोन लिया तो 3 करोड़ रुपए उनके ब्रदर इन लॉ की कंपनी को आपको जमा कराना पड़ेगा। किस लिए? क्रेडिट रेटिंग फीस, कि आपको पहले अपने कागज बनवाने पड़ेंगे उनसे, और कंपलसरली वही कंपनी आपका कागज बनाएगी, दूसरी कंपनी नहीं बनवाएगी। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाता है, स्कूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है अगर आप बोर्ड स्विच कर रहे हैं या स्टेट स्विच कर रहे हैं, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, और स्कूल की एक फीस है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, भाई स्कूल के उतने खर्चे, और ये फीस लेना एज पर बोर्ड गाइडलाइंस अलाउड है हर स्कूल को। बट अगर स्कूल बोले हम 10,000 रुपए लेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फीस, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा तो कैरेक्टर भी इतना अच्छा नहीं कि हम 10,000 दें, रहने दो, बैड कैरेक्टर लिख दो। तो चंदा कोचर जी ने कंपल्जन डाल दिया, किसी को भी अगर लोन लेना है तो सो एंड सो कंपनी से अपना एक सो कॉल्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, और उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक फीस होगी लोन अमाउंट का 3%। तो जब वीडियोकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर विनोद धूत जी, जिनको पकड़ा गया कि आपने भाई इतना लोन लिया, आपने पे नहीं किया एंड ऑल दैट, तो उन्होंने बोला मैंने पे नहीं किया, मेरे ऊपर चार्जेस इतने लगा दिएगा, मैं कहां से पे करता। तो उसमें पता लगा कि उन्होंने 1,000-2,000 करोड़ का लोन लिया था, 3% चंदा कोचर जी के देवर की कंपनी को फीस देनी पड़ती थी कंपलसरी। आरबीआई ने बोला हमारा तो ऐसा कोई गाइडलाइन ही नहीं है। तो विनोद धूत जी ने बोला कि वेणु धूत, सॉरी वेणु गोपाल धूत नाम था उनका, वेणु गोपाल धूत जी ने बोला कि मेरे क्या पता, बैंक ने जो बोला आई डिड, लाइक आई एम अ बैंक मैनेजर, आप मेरे से लोन लेने आओ, भाई मेरे को 1 करोड़ का घर खरीदना, लोन दे दीजिए। मैं कहूंगा ठीक है 1 करोड़ का लोन दे देंगे और आप घर खरीद लीजिए, बट आपको हमको 50,000 रुपए कैश देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। अब आप बोले भाले बोरोवर, आपको क्या पता, आप 50,000 दे के चले गए, बट वो पैसा इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द बैंक मेरी जेब में चला गया, तो इट्स अ फ्रॉड बेसिकली। तो ऐसे ही फ्रॉड हुए थे सो कॉल्ड हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो हमारे जो कार्तिक चिदम्बरम जी थे, इन्होंने जान पहचान बनाई सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज वालों ने बोला भाई तुम्हारे पिताजी फाइनेंस मिनिस्टर है, ये निफ्टी का जो फॉर्मूला है ये जरा हमारे साथ शेयर करो, हमको इसके ऊपर एक बिजनेस क्रिएट करना है। अब वो क्या बिजनेस होता है वो मैं आपको आने वाले फाइनेंशियल लिटरेसी के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा कुछ टाइम बाद, परेशान बिल्कुल मत होइए, तो वीडियो एक देख लीजिएगा। बट ये चीज एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट चल रहे हैं, बिना सेबी और आरबीआई के अप्रूवल के अलाउ नहीं किया जा सकती। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। मैं एक पब्लिशर हूं और आपने किताब लिखी, और मेरा आपके साथ अग्रीमेंट है कि जितनी कॉपीज बिकेंगी मैं आपको रॉयल्टी पे करूंगा। तो क्या बिना पूछे मैं आपके बुक के राइट्स किसी और को दे सकता हूं? नो, क्योंकि प्रॉपर्टी है। बट इफ आई डू सो कि भाई संकट मोचन पब्लिशर्स मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैं तो आपकी किताब छाप ही रहा हूं,
मैंने यूएस में बिना आपसे पूछे मैग्रो हिल पब्लिकेशन को राइट दे दिया कि आप किताब छाप के वहां बेचो, और उससे जो रॉयल्टी आ रही है पूरी मैं डकार गया। इज इट अ फेयर प्रैक्टिस? नो। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत ये अनफेयर है। पुराना कानून था इंडिया में, अब खत्म हो गया, एमआरटीपी एक्ट, उसके तहत भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो फेमा और फेरा गाइडलाइंस को ताक पे रखते हुए कार्तिक चिदम्बरम जी बेटे थे पी चिदम्बरम जी के, पी चिदम्बरम जी ने सेबी के उस समय के जो डायरेक्टर और प्रेसिडेंट और सीईओ थे उनको बोला कि आप ऐसा कुछ करिए। उन्होंने बोल दिया नहीं, हम ये काम करने के लीगली अलाउड नहीं है। उन भाई साहब को डायरेक्टरशिप से ही हटा दिया गया और वहां अपना आदमी बैठाया गया, जो बात सिर्फ चिदम्बरम साहब की माने। पी चिदम्बरम साहब ने जो जो उनको बोला वो उन्होंने किया। जो उन्होंने सेबी को डायरेक्शन दिया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने निफ्टी के कैलकुलेशंस को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर करेगा और आपको अप्रूवल लेटर पे यस लिख के देना है। तो सारे नियम कायदे कानून को ताक पे रखते हुए इन्होंने अप्रूवल लेटर लिख के दे दिया। इज दैट क्लियर? उसके बाद चंदा कोचर जी को पता लगा कि ये फ्रॉड हो रहा है। सीधी सादी लेडी थी बेचारी, मैं मिला हुआ उनसे बहुत पहले 2004 में, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उस समय बच्चों उस लेडी की सैलरी 8.5 करोड़ रुपए थी। कैन यू इमेजिन, जो साल का 10-12 करोड़ कमा रहा है चोरी चकारी करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो उनको जब पता लगा है धांधलेबाजी चालू हो गई है तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। उसके बाद हायर किया गया रवि वाराणसी जी को, और सो कॉल्ड इनके साथ ही एक पर्सन को और हायर किया गया और उनकी सैलरी भी 50 गुना बढ़ा दी गई। When it was asked by the Ministry of Corporate Affairs कि ऐसा किस ग्राउंड पे आपने किया, क्यों इतनी ज्यादा तनख्वाह इनको दी जा रही है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बताना अलाउड नहीं है, हम इसको सीक्रेट रखते हैं, इसलिए हम यह बात आपको नहीं बता सकते। और क्यों इतने पैसे दिए गए थे? कहावत सुनिए ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। हमारे चाचू ही पुलिस में है तो हमें कौन ट्रैफिक वाला रोकेगा। तो सो कॉल्ड सारे नियम कायदे कानून की कायदे से बैंड बजाई गई और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर किया गया इन सब चीजों को। जब पता लगा कि बातें बढ़ रही हैं तो ये मामला सामने आया, तो रवि वाराणसी और एक दो लोगों को निपटा दिया गया। तो निपटना, सेबी डायरेक्टर भी कुछ नहीं हुआ, इन्हीं निपटाया गया, क्योंकि फाइनल काम जो होता है इनके एंड से हुआ था। लाइक यू आर अ क्लर्क, आई एम अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड समबडी इज अ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर साहब ने मेरे को बोला, मैंने तुमको बोला, कागज पे साइन तुम्हारा, निपटोगे तो हम तो निपटेंगे। हम तो कह देंगे भाई क्लर्क ने काम किया, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली है तो सभी उसमें मंझे हुए। गॉट इट क्लियर? बाद में बचा लिया, बाद में बचा लिया विद द अप्रूवल की भाई आपको जेल वेल नहीं होगी, जेल वेल नहीं। बहुत बड़ा फ्रॉड था ये, लोगों को पता ही नहीं लगा। और इसमें एक फ्रॉड और भी कनेक्टेड था। कुछ ब्रोकर्स को इन्होंने प्रॉमिस किया कि जो स्टॉक मार्केट के रेट्स आते हैं आपको वो रेट लगभग 2 से 3 मिनट पहले पता लग जाएगा। मतलब है बहुत बड़ी चीज। मैं उसमें जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये व्हाइट पेपर मेरे पास भी आया था कहीं से, मैंने थोड़ा सा एडिट किया स्टूडेंट्स के लिए उसको, तो मैं आपको दूंगा, आप उसको पढ़िएगा। तो अगर जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट के टर्मिनल पे आपको शेयर का प्राइस नजर आ रहा है 14 रुपये 50 पैसे, और आप इसको ऑर्डर डालते हो खरीदने का, तो आपकी बाइंग हो जाएगी। बट आपने 2-4 महीने में फील किया कि आपका एक दोस्त है वो हमेशा लगभग आपसे 1 रुपये सस्ता शेयर खरीदने में कामयाब होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2 तरह की मेंबरशिप मिलती है, एक होती है अल्फा मेंबरशिप, एक होती है नॉर्मल मेंबरशिप। अल्फा मेंबरशिप कुछ अलग लोगों के लिए होती है, नॉर्मल मेंबरशिप कुछ अलग लोगों के लिए होती है, और सेबी इसको अप्रूवल भी देता है। बट रियलिटी में खेल दूसरा था। खेल कुछ ऐसा था कि आप जब आईआरसीटीसी का पोर्टल ओपन करते हो टिकट बुक कराने के लिए, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि हम जब भी बुकिंग कराते हैं, हमेशा अगर टिकट 100 होती हैं तो हमें 5-10 नजर आती हैं, 90 तो पहले ही बुक हो जाती हैं। 8 बजे बुकिंग ऑन होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पकड़ा ऑर्गेनाइजेशन को, बाद में पता लगा कि ये सर्वर हैक किया गया था, और 8 बजे के पहले ही वहां स्विच ऑन किया जाता है, सीट्स खुलती हैं, डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर, और कुछ लोगों को टिकट 8 बजे से पहले मिल जाती है। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बातें पूरी की पूरी। तो हो क्या रहा है, बेसिकली सर्वर की हैकिंग चल रही है। तो ये सर्वर की हैकिंग अगर कोई बिना बताए कर रहा है तो साइबर सिक्योरिटी में इलीगल हो गया ये। बट अगर आईआरसीटीसी का कोई पर्सन की दे दे कि भाई ये कोडवर्ड है, इससे तुम सर्वर तक पहुंच सकते हो, और जैसे ही क्लॉक में 8 बजेगा तुम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा टिकट वगैरह का डेटा टाइप करके रख लेना, जैसे ही 8 बजेगा फटाक से 2 मिनट के अंदर ऑल इंडिया बैंडविड्थ सिर्फ तुम्हें अच्छी मिलेगी, बाकी लोग सर्वर तक कनेक्ट नहीं होंगे। सर्वर बेसिकली है क्या? मान लीजिए दिस इज द सर्वर चिल्ड्रन, ये इतना बड़ा सर्वर है,
ठीक है, ऊपर जो होल है वो कुल इतना पतला सा है जिसमें इंफॉर्मेशन जानी है। गॉट इट क्लियर? आपने फनल या कुप्पी देखी होगी, तो ऊपर से तो ढेर सारा लिक्विड आप डालते हैं बट नीचे तो कम ही जाएगा। तो ढेर सारे लोग लॉग इन कर रहे हैं, बट मैंने इस तरह से सर्वर को हैक किया कि मेरा कनेक्शन पहले एस्टैब्लिश होगा, आप लोग का बाद में। तो पहले टिकट किसको मिलेगी? तो हमें हमेशा लोअर बर्थ मिलती है, आपको हमेशा मिडिल और अपर मिलती है। तो आप एजेंट के थ्रू कराएंगे जो लोअर बर्थ की गारंटी ले, या खुद करेंगे जो अपर और मिडिल ही मिले? एजेंट के थ्रू। आपने सोचा ये सेटिंग चल क्या रही है, तो बाद में धांधलेबाजी पकड़ी गई कि सर्वर हैक किया गया था। तो एनएससी को अल्फा और नॉर्मल मेंबरशिप का सेबी ने अप्रूवल दिया, बट एनएससी ने नेताओं के कहने पे अल्फा मेंबरशिप से कुछ स्पेशल ब्रोकर्स को जोड़ा, जिनको मार्केट में रेट मार्केट खुलने से थोड़े पहले पता लगते थे। जो इंफॉर्मेशन आपके पास 9:04 पे आएगी, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन 9:01 पे ही आ जाएगी। तो मेरे को इंफॉर्मेशन आपसे 3 मिनट पहले मिल गई। आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, सवेरे 11 बजे आपको पेपर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नजर आएगा। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनको अगले दिन एक दिन पहले ही मिल गया, उनके पास 24 घंटे का टाइम था, तो वो आपसे ज्यादा मार्क्स ले आएंगे ना, क्योंकि वही पढ़ के आए जो पेपर में आया है। आप तो सब पढ़ के आए हो। अनमन जी कुछ बोलना चाहते थे? इनसाइडर ट्रेडिंग एक दूसरी चीज होती है, ये भी इनसाइडर में आता है, बट इनसाइडर ट्रेडिंग इज समथिंग एज, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये बात जब बताई गई कि भाई ये धांधलेबाजी एंड ऑल दैट का कार्यक्रम चालू हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसी के थ्रू रिसर्च कराया, और इस रिसर्च से पता लगा कि भाई कुछ ना कुछ धांधलेबाजी चल रही है। चल, तो धांधलेबाजी थी बहुत ज्यादा, कराई गई पूरी की पूरी रिसर्च, आईटी ऑडिट वगैरह कराया गया, डेटा पकड़ में आया ही नहीं। डेलॉयट वालों को बुलाया गया, एकदम सच्ची रिपोर्ट है बच्चों। डेलॉयट वालों ने इसको पकड़ा कि कुछ ट्रेडर्स को 2 से 3 मिनट पहले डेटा कंप्यूटर पे मिल रहा है, कुछ लोगों का ऑर्डर 8:58 पे ही ट्रेड हो जा रहा है, और बाकी पूरी इंडिया 9 बजे के बाद ट्रेड कर रही है। तो ये धांधलेबाजी डेलॉयट वालों ने, डेलॉयट का नाम आपने सुना होगा, तो Yes, डेलॉयट sir. Work from किया, बहुत बड़ी सीए कंसल्टेंसी है, वर्ल्ड में 3-4 टॉप लेवल सीए कंसल्टेंसी, उसमें एक डेलॉयट है। तो डेलॉयट ने सबके कंप्यूटर के ऑर्डर के डेटा के रिकॉर्ड ढूंढे और सबको क्लॉकवाइज मैच किया, तो देखा कि भाई काफी लोगों की ट्रेडिंग 8:56, 8:57, 9 बजे तो सिस्टम स्टार्ट होता है, कैसे 8:57 पे ट्रेडिंग हो गई? तो कुछ लोगों को एनएससी ने स्पेशल सर्वर से कनेक्ट किया था, और वहां पे ट्रेडिंग कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हो जाती थी। तो अगर आपको पता लग जाए कि भाई मृत्यु जिस दिन होनी है वो ये दिन रहेगा, आप डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अगर मेरे को पता लग जाए मेरी डेथ कार एक्सीडेंट में होनी है, सो कॉल कब होगी, 25 दिसंबर 2017 में, तो मैं उस दिन कार चलाऊंगा ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, भगवान के साथ हमने मजाक कर लिया। तो ये सब चीजें वहां पे पकड़ी गई। तो डेलॉयट वाले इनको पकड़ा, पिछले 2 साल का पूरा डेटा खोजा गया एनएससी का, सर्वर में पूरा कम्युनिकेशन देखा गया कि कब बाइंग सेलिंग हो रही है, लाइक वाइज। बंद हो गई है क्या नहीं, अल्फा ऐप सारी चीजें सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, सेबी वालों के पास राइट्स चले गए हैं, और हर दिन की रिपोर्टिंग उनको होती है, हर दिन का डेटा उनको सबमिट होता है। मतलब जो टाइमिंग, हाँ, नहीं टाइमिंग तो वही पहले भी था, व्हाट इट क्लियर। या मान लिए 9 बजे अगर ऑन भी हुआ सर्वर, 9 बजे ऑन भी हुआ, बाकी ब्रोकर्स अपनी बाइंग सेलिंग 9:04 से पहले स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे, और सबको ही लगता था इंटरनेट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा, और कुछ लोगों को 8:59 पे ही लिंक स्टार्ट हो जाता था। कुछ लोग 9 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते थे, उनको ज्यादा स्पीड दी जाती थी, बाकियों को वो स्पीड ही नहीं मिल पाती थी। समझ में आया? जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन होता है, पोस्टपेड वाले ज्यादा पैसा देते हैं, तो पोस्टपेड वालों की कनेक्टिविटी अलग तार से चलती है, और प्रीपेड वालों की अलग। तो मैनी ये टाइम इट इज देयर कि पोस्टपेड पे नेटवर्क बढ़िया आएगा बट प्रीपेड पे नहीं आएगा। बट ये तो भाई ट्राई ने बोला हुआ है, कॉस्ट के हिसाब से आप स्पीड दे सकते हैं, बट सेबी ने ऐसा कभी नहीं बोला था कि कुछ ब्रोकर्स को आप अलग फैसिलिटी दीजिए और कुछ को अलग फैसिलिटी। तो ये सबको बात समझ में आ गई। तो इसीलिए कहने की बात है, प्राइवेट सेक्टर में डिसिप्लिन ज्यादा होता है, वहां पे धांधलेबाजी भी ज्यादा होती है। आई हैड अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड जो एयरटेल में काम करता था, कह रहा है एडवर्टाइजर्स आते हैं और ऐसी सी बात करते हैं कि हम 15 रुपए के हिसाब से आपको प्राइस कोट करेंगे सड़क पे लगने वाली होर्डिंग का, 15 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, बट पेमेंट आपको 12 रुपए का होगा। कहने का मतलब एयरटेल के डायरेक्टर, उन्होंने 15 रुपए पे अप्रूवल दे दिया, 1 लाख स्क्वायर फीट की होर्डिंग तैयार होनी है, 15 लाख का ठेका है। एडवर्टाइजर सो कॉल्ड 15 लाख रुपए के हिसाब से एयरटेल से चार्ज करेगा, 3 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट हेड को कैश वापस कर दिया जाएगा, एक आईफोन गिफ्ट कर दिया जाएगा,
तो कम मतलब ज्यादा रुपए का बिल बना दिया। हाँ, बिल ओवर बिलिंग करके प्राइवेट सेक्टर में ये सब धांधलेबाजी ये होती है। एसबीआई के भी जितने मैनेजर रिलेशन सर वो जाते हैं एक लिए सूटकेस और कहे कि भैया 3 सूटकेस का बिल बना दीजिए। हाँ और सर बिल वो ऊपर अपना जमा करेंगे 3 का, हाँ हाँ। पैसा उनको उतने का मिल जाएगा क्योंकि वो ट्रैवलिंग अलाउंस में आता है। चलिए, एसबीआई तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर में भी धांधलेबाजी चलती है, तो सबको समझ में आ गया। प्राइवेटाइजेशन के आपने मेरिट्स भी सुन लिए मेरे मुंह से, और डीमेरिट्स भी सुन लिए। किसी कोई क्वेरी है भाई? सर आपसे फ्रेश हो गई सर। चलिए, समझ गया ना भाई। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, क्यों प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि भाई अगर प्राइवेटाइजेशन हर जगह हो गया तो कहीं ना कहीं जो लो इनकम ग्रुप हैं उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कहां पे करेंगे चिल्ड्रन? सोशल वेलफेयर पे। भाई वंदे भारत इज अ गुड ट्रेन, डेफिनेटली वेरी गुड, बट फॉर अपर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। जो इंसान 100 रुपए 200 रुपए के टिकट पे लखनऊ टू न्यू दिल्ली जनरल क्लास में ट्रैवल कर सकता है, क्या वो वंदे भारत में ट्रैवल करेगा? नॉट एट ऑल। तो भाई मान लीजिए 425 रुपए का जनरल कैटेगरी का टिकट है एक नॉर्मल ट्रेन में, बट वंदे भारत में तो टिकट स्टार्ट ही 1500 1700 से होता है, तो नॉर्मल पर्सन कैसे ट्रैवल करेगा? तो इंडिया जैसी कंट्री में एवरीवेयर चिल्ड्रन प्राइवेटाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर हो जाएगा तो एट अ वेरी 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 लार्ज एक्सटेंट सोशल वेलफेयर वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का टारगेट क्या होगा? ओनली एंड ओनली टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स। सेम पॉइंट है चिल्ड्रन। सो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट मेनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये कभी भी सोशल जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं करेंगे। और क्यों करें? ये गवर्नमेंट फंड्स पे तो बेस्ड है नहीं चिल्ड्रन, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट? सेल्फ फाइनेंस्ड फंड्स। आई रिपीट, दे आर बेस्ड ऑन सेल्फ फाइनेंस्ड फंड्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो भाई इनके पास सेल्फ फाइनेंस फंड्स से ही पूरा काम चलना है। भारत सरकार तो है नहीं, ढेर सारा टैक्स मिल रहा है। अभी 1,70,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, क्या ये किसी प्राइवेट सेक्टर के पास आ रहा है? नो। कहां से वेलफेयर करेंगे? वेलफेयर वही करेगा जिसके पास वेल अमाउंट ऑफ मनी आएगा। ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई गवर्नमेंट तो एक ऑफिस में जहां पे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है वहां पे 10 को रखेगी रखेगी। प्राइवेट सेक्टर जहां पे 10 की रिक्वायरमेंट है विल एम्प्लॉय ओनली 6 पीपल। गवर्नमेंट कह रही है एज पर लॉज आपको 8 आवर्स काम करना है, दीज 6 पीपल वुड बी वर्किंग 12 आवर्स। तो गवर्नमेंट तो 10 लोगों से 8 घंटे काम कराएगी। हाउ मेनी मैन आवर्स? 80 मैन आवर्स। ये 6 लोगों से 12-15 घंटे काम करा लेंगे। हाउ मेनी मैन आवर्स? 72। या मान लीजिए अगर 15 घंटे भी काम कराते हैं ये, तो सो कॉल्ड 15 6 90। तो जो काम गवर्नमेंट 80 घंटे कराएगी ये लोगों का 90 आवर्स कराएंगे। अल्टीमेटली ज्यादा पैसा मांगेंगे, हड़ताल पे जाएंगे, तो क्या करेगा प्राइवेट सेक्टर? रिट्रेंच कर देगा, नौकरी बाहर निकाल देगा। और प्राइवेट सेक्टर को सो कॉल्ड कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता। और अगर घसीटेंगे भी तो प्राइवेट सेक्टर ये बोलेगा भाई दिस इज माय रेवेन्यू, दीज आर माय एक्सपेंसेस, मेरे को शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देना है, मैं कहां से पेमेंट करूं? तो इसीलिए गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हम अगर ये काम करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तुम्हारा वोट बैंक चला जाएगा। तो इनडायरेक्टली काम क्या करो? इस सेक्टर को अडानी अंबानी को दे दो। समझ में आ गया? लेट देम डू द वर्क। जो बेइज्जती और तारीफ हो उन्हीं की हो, हमें टैक्स मिलेगा कम से कम उतना, और हमारे सिर पे कोई बर्डन नहीं होगा। और इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत जरूरी है प्राइवेटाइजेशन होना। आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, कुछ जगह टीचर्स पढ़ाने नहीं चाहते और कुछ जगह उनको पढ़ाने दिया नहीं जाता। मिड डे मील बनवा लो, वोट बैंक का काम करवा लो, एंड ऑल दैट न्यूसेंस। अगेन चिल्ड्रन, द प्रॉब्लम इज व्हाट? मोनोपोली। प्राइवेट सेक्टर कंपनी क्या क्रिएट करेगी? मोनोपोली। एक्सप्लॉइट करेंगे और ये सारे के सारे सो कॉल्ड एम्प्लॉइज एकदम सुपर एफिशिएंट रखेंगे। Privatization of electricity in Delhi has shown how consumers are exploited through hike in electricity rates. अब कहानी सुनिए। न्यू दिल्ली में हाउ मेनी यूनिट्स आर फ्री चिल्ड्रन? 300। ये तो फ्री है, बट उसके बाद जो बिलिंग है वो नॉर्मल रेट से भी कहीं ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट ज्यादा है। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, वोट की चिंता है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा, तो दे कैन इम्पोज लेस चार्जेस। कैसे लेस चार्जेस इंपोज करेंगे? भाई 10 रुपए की सर्विस है, गवर्नमेंट विल से वोट लेना है लोगों से, गिव देम एट अ प्राइस ऑफ 3 रुपी, सॉरी 7 रुपी। व्हाट इज द लॉस? कहां से लॉस कवर होगा? टैक्स के पैसे से हमारा पूरा लॉस कवर अप हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली टैक्स के पैसे से लॉस तो कवर हो जाएगा। क्या प्राइवेट सेक्टर को आपका टैक्स का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो बेचारे कहाँ से लॉस कवर करेंगे? हाँ बोलिए। चलो जैसे 302 यूनिट बिल हो गया, हाँ तो बस उसको ही पूरा पैसा देना पड़ता है। हाँ, फिर नहीं मिलेगी छूट, सिर्फ 300 तक मिलेगी आपको। 302 यूनिट हो गया, ठीक है, तो आपको पूरे 302 का देना है। पॉसिबिलिटी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, प्राइवेट सेक्टर में भी सर करप्ट प्रैक्टिसेस, अभी भी मैंने आपको बताया कैसे प्राइवेट सेक्टर में करप्ट प्रैक्टिस चलती है। सो बहुत पुराने टाइम की बता रहा हूँ, रियल केस स्टडी चिल्ड्रन। एयरटेल जैसी कंपनी में एक हमारे प्रयागराज सिटी के एडवर्टाइजर ने कांटेक्ट किया। वहां के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि भाई हमें सड़क पे होर्डिंग लगवानी है, फ्लेक्स होती है ना वो पर्दे वाली प्लास्टिक वाली। तो रेट कोट किया गया 15 रुपए स्क्वायर मीटर। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने कहा तुम बेवकूफ हो क्या, 15 रुपए रेट नहीं कोट करना, तुम्हें रेट कोट करना है 22 रुपए। फिर रिजेक्शन आ जाएगा, और रिजेक्शन में मैं बोलूंगा 4 रुपए का डिस्काउंट, तुम 4 रुपए डिस्काउंट कर देना। ये हो गया कि भाई मैंने नेगोशिएट किया, मैंने सो कॉल्ड लाइसेंसिंग बनाई एडवर्टाइजर के साथ, और कंपनी के 4 रुपए बचा लिए। 1 लाख स्क्वायर मीटर की होर्डिंग्स अगर लगेंगे तो 4 लाख रुपए बच जाएगा, और तुम्हें कितना पेमेंट करवाया जाएगा ऑफिस से? 18। और तुम्हारा पेमेंट है कितने का? 3 रुपए मेरे घूस देना। तो प्राइवेट सेक्टर में भी घूसबाजी बहुत चलती है। मेरा भारत महान 100 में 99 चोर और बेईमान, ओवर बिलिंग कराई जाती है। तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय चोर नहीं है, हर इंसान की खून में चोरी बसी हुई है। चलिए समझ में आ गई बात। भारत एल्युमिनियम कंपनी बल्को कैश रिच प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टेरलाइट ग्रुप को 2001 में बेच दी गई। क्यों बेच दी गई? क्योंकि भाई कोई पहुंच गया होगा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, यार प्रॉफिटेबल कंपनी ये मेरे को दे दो, और ये दिखा दो कि इस कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। बच्चों आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है? जब उनकी सारी कंपनियां बिकी और लॉस एस्टिमेट किया गया तो कितना लॉस आया पता है? 45,000 करोड़। इसको री इवैल्यूएट किया गया और लॉस का अमाउंट बना दिया गया कितना? 20,000 करोड़। फिर मुकेश अंबानी के समधी ने इसी कंपनी को 12,000 करोड़ में खरीद लिया। तो अल्टीमेटली 33,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और क्या, 45,000 करोड़ की चीज कितने मिल गई आपको? अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ का डेट था, बैंक के ऊपर कर्जा। बोल दिया होगा नेताओं ने, भाई जान पहचान वाले हैं थोड़े अपने गुजराती भाई हैं, तो बैंक से बोल दो कि सौरभ सर पासबुक अपडेट कराने आएंगे, 200 रुपए उनसे ले लेना। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं 50 रुपए इनसे ले लेना एटीएम कार्ड चार्जेस के। जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो 300 रुपए इनके पापा मम्मी से ले लेना। तो 45,000 करोड़ का बैंक का जो डेट था वो रिड्यूस होके कितना हो गया? 20,000 करोड़। 25,000 करोड़ भारत की जनता चुकाएगी, और उसके बाद रीवैल्यू करके 12,000 करोड़ में कंपनी खरीद ली गई। तो 45 की चीज 12 रुपए में किसी को मिले, कोई नुकसान है क्या? तो सुखी कौन है? कॉर्पोरेट्स और जो लोग टैक्स नहीं देते सरकार को। दुखी कौन है? आपके पापा मम्मी और हमारे जैसे लोग जो ढेर सारा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तब भी कुछ नहीं मिलता। तब भी कुछ नहीं मिलता। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? तो ये हैं करप्ट प्रैक्टिसेस। तो नेवर थिंक कि प्राइवेट सेक्टर को जब चीजें जाएंगी तो हमेशा देश का भला होगा। भला सिर्फ उसी का होगा जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है। तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट कंपनीज आर देयर। अभी अडानी बाबू का बस नहीं चल पा रहा, नहीं तो किसी दिन पता लगेगा बीएसएनएल भी उन्हीं का हो गया। कोई नुकसान थोड़ा है। लाखों अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, सब इनको मिल जाएंगे एकदम कौड़ियों के दाम पे। गॉट इट क्लियर? और क्या बताया जाएगा हमें, आपको क्या सुनाया जाएगा? बीएसएनएल वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, लॉस कवर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए हमने उसको प्राइवेटाइज कर दिया। टाटा, सॉरी, एयर इंडिया। एयर इंडिया। गॉट इट क्लियर? चलिए, और फायदा क्या है भाई? अडानी जी सरकार को चंदा भी दे देंगे 20,000 करोड़ का इलेक्शन लड़ने के लिए, और 80G के तहत 50% छूट भी ले लेंगे इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। सम इंडस्ट्रीज डेवलप, प्राइवेट एंटरप्राइज सिर्फ उसी प्रोजेक्ट्स को लेते हैं जहां पे रिस्क कम से कम हो और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट आ जाए। अभी प्रयागराज सिटी में भी एक सीवेज प्लांट है जिसको अडानी ने पिछले 5 साल में टेक ओवर कर लिया। छोटा सा बोर्ड लगा है, कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड और बाय अंबानी अडानी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब अगेन क्या दिखाया गया कि भाई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई ठीक से काम नहीं कर रही तो बंद कर दो ना। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नाम तो सुना ही होगा। इस डिपार्टमेंट का काम था किसी जमाने में रोड बनवाना, पेवमेंट्स बनवाना, नाली वगैरह बनवाना एंड ऑल दैट। आज ये डिपार्टमेंट पता है क्या काम करता है? टेंडर फ्लोट करता है कि प्राइवेट कंपनी ये काम करे। तो जो हम और आप हाउस टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब टैक्स भरते हैं, उस पैसे से इनके खर्चे चलते हैं। उसी
पैसे से सो कॉल्ड ये मौज करते हैं ऑफिस में, और प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है ठेका कि भाई 50 करोड़ का ठेका, लखनऊ की पूरी रोड बननी है। कहां से आएगा पैसा? वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, टोल से जो पैसा आएगा वो उनको दे दिया जाएगा। और इनके ऑफिसर्स का पहले काम होता था, जाओ सीमेंट वाले से बात करो, गिट्टी वाले से नेगोशिएट करो, डामर वाले, चारकोल वाले से नेगोशिएट करो, खड़े होकर रोड बनवाओ। बट ये सब राजा हो गए हैं, अब ये सब रोड बनवाते नहीं है। दे डू मॉनिटरिंग ऑन दोज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हु आर गिवन द ठेका टू डू द वर्क। तो एक्चुअली ये एम्प्लॉइज भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन पे क्या है? बर्डन है। तब हो जाए, अब वो रोड तो तब भी नहीं सही बनी अभी। नहीं, रोड बनी चाहे नहीं बनी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ब्राइबरी और करप्शन की। गॉट इट क्लियर? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके स्कूल में एक टीचर को एम्प्लॉय किया गया जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए, ठीक है, इसको दिन भर में 6 पीरियड क्लास लेनी है, इसने 20-20 हजार में 2 टीचर आगे हायर कर लिए हैं, 3-3 पीरियड वो पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? और टीचर क्या कर रहा है? मॉनिटरिंग कर रहा है बस इनकी। तो भाई स्कूल ही सीधे 40,000 इनको दे दे, 60,000 स्कूल का बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ पे स्कूल कौन है? भारत की जनता, जो पैसे तो दे रही है। तो एम्प्लॉय का काम क्या है? समझ में आया? किसी जमाने में 200, मेरा पहला ड्राइविंग लाइसेंस चिल्ड्रन 45 रुपीज की सरकारी फीस में बना था, विदाउट ब्राइब एंड ऑल। और अब गवर्नमेंट की फीस कितनी हो गई लाइसेंस बनवाने की? घूस के साथ 5,000 रुपए। 200 रुपए सर। नहीं, हाँ 200 रुपए है ना, फिर बिना एजेंट के आप एग्जाम तो पास कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स कंट्री में है। तो हमने प्राइवेट सेक्टर के नाम पे लोगों के खर्चे बढ़ा दिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो अंडरस्टूड दिस? कंपैरेटिवली इनएफिशिएंसी इसी से remove हाँ, इनएफिशिएंसी नहीं रिमूव नहीं हो सकती। प्राइवेट सेक्टर अपनी दुकान अलग से चलाने लग गया आजकल। और गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज है? गवर्नमेंट को क्या नजर आता है? भाई हमें कुछ काम नहीं करना ना, टैक्स भी मिल रहा है, लोग चंदा खुश वंदा भी ही मिल रहा है, लोग खुश भी हैं कम से कम। और जो गरीब मर रहा है, मरने तो उसका काम ही मरने का है। और 141 करोड़ बहुत ज्यादा है बेसिकली। व्हाट इट? तो प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होना चाहिए उन चीजों का जहां पे वेलफेयर, लाइक वाटर सप्लाई शुड नेवर बी प्राइवेटाइज। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो गरीब लोग हैं उनको पानी, बत्ती, बिजली, रेलवे सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज गवर्नमेंट देगी, और जो रिच कम्युनिटी है उनको कंपल्सरली प्राइवेट सेक्टर से चीजें लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? जो बेचारा स्टूडेंट है या जो बेचारा एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है, वो एक्टिवा से जा रहा है अपने जॉब पे, उसको भी 97 रुपीज लीटर का पेट्रोल मिल रहा है। जो मर्सिडीज चला रहा है आपकी तरह, उसको भी 97 रुपीज लीटर का पेट्रोल मिल रहा है। इज इट अ जस्टिफाइड प्रैक्टिस? एब्सोल्युटली नॉट। 20, 25, 28% तक का हम जीएसटी लेते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स भी वही लोग आपको दें। इज इट जस्टिफाइड? ट्रैक्टर पे 14% है, मर्सिडीज 7%। सोचिए, ये सही बात है एकदम, ये सत्य घटना है। 4.5% पे आपको मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी पे बैंक फाइनेंस कर देता है, और वो जो गरीब लोगों को लोन मिलता है ट्रैक्टर पे, वो 12-14% पे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? चलिए, सो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के फीचर्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क।